गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल सब हमने हीट और तापमान का मतलब ऊष्मा और तापमान का अध्याय 3 क्लास 10 सीजी बोर्ड हिंदी मीडियम का हमने अध्याय 3 ऊष्मा तथा ताप देखा था। पार्ट 1 था जहाँ तक हमने ऊष्मा का संचरण देख लिया था, पर उसी ऊष्मा का संचरण का एक ही टॉपिक बस देखे थे। तो हम वहीं से आज फिर स्टार्ट करते हैं कि हीट का संचरण मतलब हीट फ्लोटेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तापमान का ठीक है, ऊष्मा का संचरण। ठीक है, ऊष्मा का संचरण किस प्रकार का होता है? तो ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है। एक होता है आपका संवहन, दूसरा होता है आपका रेडिएशन, ठीक है, तीसरा होता है आपका चालन। पहला होता है संवहन, दूसरा होता है चालन और तीसरा होता है आपका रेडिएशन मतलब आपका विकिरण। ठीक है, विकिरण। तीसरा होता है आपका विकिरण। विकिरण को इंग्लिश में रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, चालन को हम कंडक्शन बोलते हैं और संवहन को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके तीनों टॉपिक को डील करते हैं। तो आपका जो ये होता है, आपका जो संवहन होता है, जो चालन होता है, जो विकिरण होता है, वो किस प्रकार से ऊष्मा को संचरण करती है मतलब फ्लोटेशन होती है, फ्लोएशन होता है। तो आपका हमने कल बता दिया था कि कंडक्शन का कैसे होता है। कंडक्शन अपने बिना स्थान को परिवर्तन किए ही, ठीक है, कंडक्शन क्या करता है, बिना अपने स्थान को परिवर्तन के ही हीट को फ्लोट करता है। कैसे? हमने इसमें एक एग्जांपल भी ले लिया था, लकड़ी और लोहे की कुर्सी। अगर आप ठंडी के टाइम में लोहे को कुर्सी और लकड़ी की कुर्सी को छुओगे, टच करोगे, तो आपको लकड़ी के अपेक्षा आपको लोहे की कुर्सी ज़्यादा ठंडी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहती है, जो मुक्त आवेश रहती है, वो बिना अपने स्थान को परिवर्तन किए बिना ही वो अपने एक जगह से दूसरे जगह ऊष्मा का संचरण कर देती है। ठीक है, और एक और बेस्ट एग्जांपल है जैसे कील और लकड़ी। ठीक है, कील और लकड़ी। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में किस प्रकार से होता है? तो कन्वेक्शन में ये होता है कि जैसे कि हमारा वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल, हमारा वायुमंडल किस प्रकार से ठंडा रहता है। ठीक है, हमारी एटमॉस्फेयर में किस प्रकार से क्लाइमेट चेंजेस होती है, वो आपका कन्वेक्शन, संवहन का एक बेस्ट एग्जांपल होता है। तो कैसे होता है? जो ऊपर के जो कण होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो नीचे के कण होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं हवा का चक्र। ठीक है, हवा के चक्र के थ्रू ही, हवा के चक्र के द्वारा ही हमारे नीचे के पार्टिकल्स ऊपर और ऊपर के पार्टिकल्स नीचे जाते हैं। जो कण होती है ना, कण, छोटे छोटे जो कण हवा में उड़ते हैं या धूल धक्कड़ जो रहता है, उसी के थ्रू हमारा उसी के माध्यम से हमारी जो वायुमंडल होती है, जो एटमॉस्फेयर होती है, वो उसमें क्लाइमेट चेंजेस होते रहता है। क्योंकि नीचे जब गर्म होता है, ठीक है, नीचे जब गर्म होता है और ऊपर के पार्टिकल्स जब ठंडे रहते हैं, तो वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करके अपने स्थान को परिवर्तन कर लेता है, ताकि नीचे हमारी धरती जो है, हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ जो है, वो हमारी ठंडी रहे और ऊपर गर्म रहे। तो ऊपर ठंडा रहता है तो नीचे गर्म होता है। जो क्लाइमेट चेंजेस होती है वो संवहन मतलब कन्वेक्शन के थ्रू होती है। अब रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन और जो होता है विकिरण, जो यूवी रेस रहती है, जो सूर्य की प्रकाश हमारे धरती में पहुंचने का, ठीक है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने का मेन मुद्दा आपका रेडिएशन विकिरण के द्वारा ही होता है। ठीक है, हमारे पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश किसके द्वारा पहुंचता है? तो वो आपका रेडिएशन विकिरण के थ्रू ही पहुंचता है। उसमें भी आपका ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, उसमें भी ऊष्मा का संचरण होता है। और देखा जाए तो रेडिएशन का जो मुद्दा रहता है, जो विकिरण में, जो विकिरण के थ्रू, जो विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा का जो संचरण होता है, वो आपके निर्वात में भी हो सकता है। ठीक है, निर्वात मतलब वैक्यूम में भी बराबर उसमें ऊष्मा का संचरण हो सकता है। क्यों?
क्योंकि वो एक सरल रेखा में संचरित होती है। ठीक है, क्यों होती है? निर्वात में भी हमारा ऊष्मा का क्यों हो सकता है संचरण? क्यों? क्योंकि वो हमारा एक निर्वात में भी क्योंकि वो सरल रेखा से चलती है। ठीक है, इस वजह से। और देखा जाए तो अगर आपकी जो रेडिएशन होती है किसी तल पर पड़ती है और तल द्वारा अगर वो अवशोषित मतलब अब्जॉर्व कर ली जाती है, तब वो अच्छी अब्जॉर्बर मतलब अच्छा अवशोषक कहलाता है और अच्छा उत्सर्जक भी कहलाता है। ठीक है, अगर जैसे कि कोई प्रकाश या कोई ऊष्मा या कोई लाइट, ठीक है, प्रकाश अगर किसी तल पर पड़ती है, अगर वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले, तो वो गुड कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, गुड एब्जॉर्बर हो जाता है। जिस प्रकार से लकड़ी आपकी बैड कंडक्टर होती है और लोहा जो रहती है आपकी अच्छी चालक होती है, उसी प्रकार से अगर कोई तल प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है या हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो वो अच्छा उत्सर्जक अच्छा अवशोषक कहलाता है। और अगर वापस उसको उतना ही रिप्लाई करता है, उतना ही वापस देता है, तो वो अच्छा उत्सर्जक कहलाता है। तो ये हो गया ये आपका। ठीक, अब बोलता है कि हीट में क्या प्रभाव पड़ता है, ऊष्मा के प्रभाव। ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव पूछता है। तीसरा टॉपिक हम देख लेते हैं, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, तो ऊष्मा का 2-3 प्रभाव होता है। एक होता है ताप का, तापमान का, दूसरा होता है आपका दाब का, तीसरा होता है आपके क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल के द्वारा भी इसमें इफेक्ट पड़ती है। ठीक है, तापमान में क्या होता है? तापमान में वृद्धि हो जाता है, प्रेशर में भी वृद्धि हो जाता है, और क्षेत्रफल का बढ़ना या घटना ये इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, देखा जाए तो रात के समय गर्मी ज़्यादा लगती है, दिन में कम लगता है। कभी दिन में ज़्यादा लगता है तो रात में ठंडा लगता है। तो ये सब तापमान का बढ़ना चढ़ना घटना उतरना ये सब भी आपके ऊष्मा में प्रभाव देती है। ठीक है, और दूसरा बात प्रेशर दाब का भी एक रोल रहता है, क्षेत्रफल का भी रोल रहता है। ठीक, उसके द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है, तापमान के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के ताप में परिवर्तन पर करता है, और वस्तु के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा देख लेते हैं हम, हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये आप थ्योरी से भी पढ़ सकते हो, अपने किताब से भी पढ़ लोगे। मेन मुद्दा मैं बस समझाऊंगी। ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता क्या होता है? ऊष्माधारिता मतलब हीट कैपेसिटी। ऊष्माधारिता मतलब हीट कैपेसिटी। ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी क्या होता है? अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस जब हमको ऊष्माधारिता क्या होता है? ऊष्माधारिता वह होती है जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो हमको ऊष्मा लगती है, वही हमारी ऊष्मा कहलाती है। 1 ग्राम द्रव्यमान में अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान बढ़ाना है, 1 ग्राम द्रव्यमान में 1 ग्राम द्रव्यमान में अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए हमको जो हीट लगता है, जो ऊष्मा लगती है, वही हमारी ऊष्माधारिता कहलाती है। वही हमारी क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता कहलाती है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगता है, उसी को ऊष्माधारिता कहा जाता है। ऊष्माधारिता का जो द्रव्यमान होता है और विशिष्ट ऊष्मा को S है। ठीक है, और स्पेसिफिक तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है,
न्यूमेरिकल लैंग्वेज जो बनेगा और इसकी जो ये रहेगी, मान लेते हैं वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, जो वस्तु की द्रव्यमान है, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान m ले लेते हैं, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान n ले लेते हैं और विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा s ले लेते हैं, ठीक है, ये सिंबल जो होता है ये हीट का सिंबल होता है, s ले लेते हैं। तब हमारी ऊष्माधारिता क्या होगी, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है, मतलब द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, तब हमारी ऊष्माधारिता क्या होगी, द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा मतलब m इंटू डेल एस, ठीक है, m इंटू एस, m इंटू एस, ठीक है, ये आपकी ऊष्माधारिता की ये आपके ऊष्माधारिता का फॉर्मूला होता है। और अगर ऊष्माधारिता की इकाई की बात करेंगे, अगर हीट कैपेसिटी के इकाई की बात करेंगे तो जूल पर डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों जूल होता है, 1 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर बढ़ाया और ये जो जूल होती है वो हीट की एसआई यूनिट होती है। ऊष्मा का एसआई यूनिट जूल ही होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि ऊष्मा जो रहता है वो हमारा ऊर्जा का एक रूपांतरित रहता है, ठीक है। ये जो हमारी ऊष्मा होती है वो आगे चल के ऊर्जा में रूपांतरित होती है और ऊर्जा रूपांतरित आपका आगे चल के कार्य में भी बदल सकते हैं। तो ये आपका जो रहता है इकाई, दिख नहीं रहा होगा नीचे से, तो ऊष्माधारिता की जो इकाई होती है, इसकी जो इकाई होती है वो होती है जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो जूल पर डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है, ये होता है। तीसरा बात कर लेते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन 2 होता है। आपकी जो थर्मल एक्सपेंशन होती है वो 2 होती है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन आपकी 2 होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन को, आपका ऊष्मीय प्रसार, ठीक है। आपका क्या होता है, ये ऊष्मीय प्रसार होता है, ऊष्मीय प्रसार, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन हमारा ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। तो ये 2 टाइप होता है, ये 2 टाइप होता है। एक तो होता है आपका रेखीय प्रसार गुणांक, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एक होता है आपका रेखीय प्रसार गुणांक। सबसे पहले ये ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर किसी कांच में, ठीक है, ऊष्मीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन होता है क्या है, इसको पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर किसी के कांच के बर्तन में, ठीक है, उबलते हुए पानी को कांच के बर्तन में डालने पर क्या होता है, कांच चटक सकता है। क्यों, क्यों चटक सकता है, क्यों चटक सकता है, क्योंकि उसके अंदर का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है वो फैलने लगता है, ठीक है। पर अगर इसको यही अच्छी क्वालिटी की अगर कांच हो, आप एक टीवी में भी देखते होंगे लोग कांच के बर्तन में डायरेक्ट विदेश में, ठीक है, कांच के बर्तन में डायरेक्ट उन लोग क्या करते हैं, चाय बनाते हैं। आपने देखा भी होगा, पानी उबालते हैं, चाय बनाते हैं, तो उनका कांच क्यों नहीं चटकता, क्यों इसलिए नहीं चटकता, क्योंकि उनकी कांच की जो क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो उसमें क्या होता है, उस गुणवत्ता अच्छी होने की वजह से क्या होता है कि उसमें जो हमारा जो ऊष्मा होता है वो फैलता नहीं है अंदर, ठीक है। अंदर ऊष्मा क्या होता है, फैलता नहीं है, वो एक जगह सिमट के रह जाता है। बट अगर आप किसी थर्ड क्लास के क्वालिटी के कांच को अगर आप प्रयोग करोगे इस प्रैक्टिकल में, तो आपकी कांच चटक सकती है। क्योंकि उसमें जो हमारा जो ऊष्मा होता है, जो हीट होता है, वो पूरे कांच में अंदर क्षेत्रफल के अंदर फैलते रहता है। तो इसी वजह से ये हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है आपका थर्मल एक्सपेंशन। दूसरी बात कर लेते हैं, थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, दो प्रकार के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, 2 या 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है थर्मल एक्सपेंशन, 3 प्रकार का होता है। थर्मल एक्सपेंशन हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका रेखीय प्रसार गुणांक। पहला आपका क्या होता है, रेखीय प्रसार
गुणांक, ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक होता है। दूसरा होता है आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, दूसरा होता है आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तीसरा होता है हमारा आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है, तीसरा होता है हमारा आयतन प्रसार गुणांक। तो इनका एक एक करके मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक। तो हमारा जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है, जिसको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसकी जो रेखीय प्रसार गुणांक जो होती है, इसमें आपके लंबाई को अफेक्ट करता है। मतलब ये जैसे एक छड़ है, ये छड़ है आपका, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये आपकी जो होती है ये लेंथ होती है, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, ये लेंथ होता है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रारंभिक लंबाई हुआ, प्रारंभिक लंबाई हुआ, ये हमारा क्या हुआ, प्रारंभिक लंबाई हुआ। अब जब इसमें हम हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो इसके क्षेत्रफल इसके लंबाई में जब हम लोग हीट दिए मतलब ऊष्मा दिए, तो ये क्या करता है, 1 डिग्री सेल्सियस इसके लंबाई में वृद्धि हो जाती है, इसके लंबाई में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाती है। तो इसी एक लंबाई का वृद्धि होना आपका रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है, ठीक है। इसी के लंबाई में, इसके लंबाई में वृद्धि हो जाना, फैल जाना, वो आपका क्या कहलाता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला वाइज हम देखेंगे, तो फॉर्मूला वाइज आपका क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, अल्फ़ा से हम डिनोट करते हैं, इसको अल्फ़ा से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, लंबाई में वृद्धि, ठीक है, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई और गुणा ताप वृद्धि। लंबाई में वृद्धि हुआ ना, तो प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि, ठीक है, प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि, ये होता है। तो ये अल्फ़ा हो गया, लंबाई में वृद्धि मतलब डेल एल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वृद्धि हो रहा है, प्रारंभिक लंबाई एल थी और ताप में वृद्धि डेल टी हो जाएगी। तो ये होता है आपका रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला। तो यही चीज़ है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा डेल एल इधर हो जाएगा, ये हमारा एल इंटू डेल टी हो जाएगा, ठीक है, एल इंटू डेल टी, यहाँ पे ये अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है आपका लंबाई में वृद्धि, मतलब आपका लंबाई में वृद्धि रेखीय प्रसार गुणांक, ये आपका रेखीय प्रसार गुणांक गुणित लंबाई, ठीक है, प्रारंभिक लंबाई और ताप में वृद्धि। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जब हम 1 डिग्री सेल्सियस उसके लंबाई में टेम्परेचर देते हैं, तो वो क्या करता है, अपने प्रारंभिक लंबाई से थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो वही चीज़ होता है आपका लंबाई में वृद्धि, ठीक है। रेखीय प्रसार गुणांक मतलब उसके प्रारंभिक लंबाई से उसके प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि होना ही आपका रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। दूसरा हम देखते हैं आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है, दूसरा देखते हैं हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है, वही चीज़ होता है उसके एरिया में, ठीक है, उसके एरिया में मान लो ये जैसे ये है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 1 डिग्री सेल्सियस हमने इसमें हीट दिया, ऊष्मा दिया, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इसके क्षेत्र में, इसके एरिया में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, इसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। अर्थात वही चीज़ होता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको बीटा से डिनोट किया जाता है। किससे, बीटा से डिनोट। क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि बाय
प्रारंभिक क्षेत्रफल, ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा ताप में वृद्धि, ताप वृद्धि मतलब बीटा इज इक्वल टू क्षेत्रफल में वृद्धि मतलब डेल वी, सॉरी डेल ए, क्षेत्रफल मतलब एरिया होता है ना, डेल ए अपॉन आपका ए इंटू डेल टी, वही चीज़ हो जाएगा आपका यहाँ पे भी, बीटा इज इक्वल टू सॉरी डेल ए इज इक्वल टू बीटा गुणित ए इंटू डेल टी, ठीक है, तो ये वही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका बोलता है आयतन प्रसार में गुणांक, तीसरा आपका बोलता है आयतन प्रसार में गुणांक, आयतन मतलब उसके आयतन प्रसार गुणांक, तीसरा आपका बोलता है आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक मतलब ये जैसे सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ये है हम ना, ठीक है, ये इसमें अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे वृद्धि कर जाएगा, इसके आयतन में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी, तो यही चीज़ आपका कहलाता है आयतन। इसको गामा से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, गामा से डिनोट किया जाता है। तो आयतन में वृद्धि हुआ, प्रारंभिक आयतन और ताप में वृद्धि, तो ये जो ये है तो ये गामा, ये v इंटू डेल टी हो जाएगा, तो यही चीज़ होता है आपका आयतन में वृद्धि। तो ये 3 टॉपिक है, बाकी हल कल हम पार्ट 3 में करेंगे, वीडियो लंबा हो जाने से अपलोड होने में दिक्कत होता है, तो आप इसको कंटिन्यू करिए रखिएगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो मैथ्स में आएगी, आपका सांख्यिकीय में आएगी, ठीक है, उसको भी 1-2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्लीज़ 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 सपोर्ट करें। धन्यवाद।